नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिन्हें आप प्रैक्टिस के साथ याद कर सकते हैं। यह प्रश्न आगे आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, जो आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप प्रैक्टिस के साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक इस चैनल की जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है, या किस स्थान पर आयोजित होता है, या फिर ये जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, तो इसके नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा, यानी कि सूरज कुंड जो मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद नामक स्थान पर आयोजित होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में शहर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, पंडित बिरजू महाराज कई बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। आपके बताना चाहेंगे कि अगर पंडित बिरजू महाराज पूछें, लच्छू महाराज पूछें, तो ये सभी जो है कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कथक ये एक उत्तर भारत की नृत्य शैली है, जहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी, यह कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें से 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे। एक तो इनकी खोज 1957-58 में हुई थी। दूसरा आप इसे याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। और तीसरा ये कि विष्णु वाकड़कर ने इन गुफाओं की खोज की थी। चौथा यदि आपसे बने तो ये भी हो सकता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं अपनी शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, मुक्ति मिशन वास्तव में उन महिलाओं के लिए एक शरण स्थली का कार्य करता था जो युवा होते हुए विधवाएं हो गई हों और उनको घर से मतलब त्याग दिया गया हो या घर से भगा दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि ये जो है मुक्ति मिशन में आकर के शरण ले सकती थी और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। तो ये जो है मुक्ति मिशन की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में पुणे में की गई थी। तो आपसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, पुणे में की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो आप याद रखेंगे कि जो स्थापना है ये पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया था, साथ में ही ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी के सीजीएल में भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा था। तो ये जो है, देखिए, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील है। कैसी है, विकासशील है। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। लेकिन अल्प विकसित के साथ में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि ये रुद्ध थी। रुद्ध मतलब रुकी हुई थी। तो ये जो है इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अगर साइज देखना है कि वह कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कितनी छोटी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ देखा जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। माफ कीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये गलती से हो गया। ठीक है, तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पूर्ण रूप जो है जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित और बेची गई सभी अंतिम वस्तुएं
और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसकी आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है या फिर इसे आप आकाशगंगा के नाम से भी जान सकते हैं, इसके अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? देखिए, भारत में एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, यानी कि एक ही स्थान है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, और वह स्थान है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और द्वीप स्थित है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये नारकोंडम पर एक शांत ज्वालामुखी पाया जाता है और बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पक्का याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? देखिए, 5 झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 झीलें बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रहती हैं। इनमें जो है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो शामिल हैं। ये पांचों ही झीलें ग्रेट झीलों के नाम से जानी जाती हैं। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य है, तब आप बताएंगे कि ये जो है इरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा गया है कई पेपरों में कि ये जो है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमाओं के मध्य में स्थित है? तो यूएसए और कनाडा। ये भी आप याद रखेंगे बराबर, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बना था? देखिए, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। तो विट्ठल भाई पटेल कोई और नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, जो इन्हें प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर तो सी है। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे और हमारी मेहनत भी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी किया करें, क्योंकि कमेंट से हमें आपके सजेशन की प्रतीक्षा रहती है। साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों के संवैधानिक विशेषताओं को ग्रहण किया गया है? देखिए, जो भारतीय संविधान है इसका 60-70% भाग तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है, लेकिन बाकी जो अन्य स्रोत हैं ये अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है, जिसमें यूरोप में आप 4 देश याद रखेंगे, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 देश याद रखेंगे, माफ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका के 2 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कनाडा। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका और रूस भी आप याद रख सकते हैं, एशिया और यूरोप दोनों में ही ये सम्मिलित है। बाकी का आप जापान और ऑस्ट्रेलिया को याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये 10 देश हैं जिनसे हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी शामिल होती है। तो परिमाण और दिशा जिसमें हो यह सदिश राशि है। तो इसमें अगर हम बात करें सदिश राशि के उदाहरण की, तो देखिए ऊर्जा ये अदिश राशि का उदाहरण है। ऊर्जा अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। यहाँ अगर बात करें बल की, तो बल जो है एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर डी है। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु या कोई पिंड विरामावस्था में है
तो वह विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि उससे बाह्य न लगाया जाए, या फिर अगर वह गति में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसमें बाहर से कोई बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। आपको पता होगा कि गति से संबंधित 3 नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। तो हमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है बल की परिभाषा। तो राइट आंसर बी है। आपसे पूछा जा सकता है इनर्शिया यानी कि जड़त्व की परिभाषा ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये भी हमें न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो बल और जड़त्व ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? तो देखिए रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें उससे पहले आप जानेंगे कि क्रिकेट की शुरुआत यानी कि क्रिकेट का जो जन्मदाता है ये इंग्लैंड को माना जाता है। अगर बात करें भारत में तो ये रणजी ट्रॉफी के रूप में 1934-35 में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर वी है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अगर आपसे पूछे तो आईसीसी है, जो 2005 से इसका मुख्यालय दुबई में है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही आप याद रख सकते हैं कि भारत में इसकी सर्वोच्च संस्था का नाम बीसीसीआई है। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण पूछे या फिर कोशिका का सबसे छोटा अंग पूछे या फिर प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में पूछे तो आप बताएंगे कि इसका नाम है राइबोसोम। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आप बताएंगे आरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा होता है? गोबर गैस में वास्तव में मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसें मिलती हैं, लेकिन मुख्य घटक के रूप में अगर हम बात करें तो ये मीथेन होती है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन लगभग गोबर गैस में 65% तक पाई जाती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। एक तरफ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और एक तरफ उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। इग्नाइटेड माइंड्स ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। विंग्स ऑफ फायर भी आप याद रख सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है। चेंजिंग इंडिया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है, तो ये भी सही है। द व्हाइट टाइगर ये चेतन भगत की पुस्तक है, ये गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। द व्हाइट टाइगर ये अरविंद अडिग की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे मैन बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप सभी जानते हैं कि आजकल पर्यावरण से प्रश्न काफ़ी बनने लगे हैं। पर्यावरण से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पहले देखते ही यही बनता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी बहस भी होती रहती है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से पूछी जा सकती हैं। देखिए जो टॉप थे, टॉप 20 तक तो मतलब उन्होंने नाम एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं किया है, यानी कि उनको रैंक सेम दी है। लेकिन अगर बात करें भारत की तो भारत की रैंक इसमें काफ़ी नीचे है। 125 देशों में से 111वां स्थान भारत को दिया गया है। तो 125 देश हैं कुल, जिसमें से भारत का नंबर है 111वां। अगर भारत का स्कोर पूछ लिया जाए तो आप ये भी बताएंगे कि भारत का जो स्कोर है GHI का ये 28.7 है। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें स्कोर होता है, उसी के आधार पर यह रैंक तय होती है। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है?
तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये घोषणा की गई है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं। नरगिस मोहम्मदी महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली ये कार्यकर्ता हैं। यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जीता है, तो आपको ये भी याद रखना है। जॉन ओलाव फोसे इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इनका संबंध नॉर्वे से है। यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।